हमें आपसे ये साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 में दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम से आए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 75% प्रश्न। हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों एक खबर आई, खबर में पता चला कि जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है, जिसको बिछाया गया था रूस से यूरोपियन यूनियन तक गैस की सप्लाई करने के लिए, उसमें एक धमाका हुआ है और धमाके के बाद जो गैस है बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में रिलीज हो गई है, या फिर हम कहें कि वायुमंडल में उसका रिसाव हो गया है। हालांकि गैस का रिसाव पिछले कुछ पहले हमें कई बार देखने को मिला है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये हो सकता है जो हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि इस गैस के रिसाव के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि गैस जैसे ही एटमॉस्फेयर में छोड़ी गई तो अपने आप में उसका क्या इम्पैक्ट पर्यावरण के लिए हो सकता है, अर्थव्यवस्था पर किस तरह से प्रभाव डाल सकता है। हालांकि ये जो पूरा मामला है रूस यूक्रेन युद्ध से सीधे तौर पर जुड़ता ही है और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के कई सारे एपिसोड्स हम यहाँ पर कर चुके हैं, जिसमें उससे जुड़े कई सारे आयामों को कवर किया जा चुका है। लेकिन ये आयाम ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर भी फोकस करना जरूरी है। तो टॉपिक क्या है, विश्व को कैसे प्रभावित करेगा नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन लीकेज। तो जो लीकेज हुआ है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, लीकेज अगर हुआ है क्या इसके पीछे कोई जिम्मेदार है, इस तरह के कई सारे प्रश्न, कई सारे कयास भी हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे इन पर। तो ये जो न्यूज है द हिंदू से ली गई है, द नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन लीक्स, व्हाट हैपेंड एंड व्हाट इज एट स्टेक। क्या दांव पर लगा हुआ है और कैसे यह हुआ है। हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। हालिया खबर देख लेंगे, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन कहां से कहां तक जाती है, किस तरह से बनाई गई है, इसको देखेंगे। गैस रिसाव कैसे हुआ, कब हुआ, क्या इसका प्रभाव है, प्रभाव आर्थिक, ठीक। इसके अलावा पर्यावरणीय जिम्मेदार कौन हो सकता है, निष्कर्ष और एक सवाल प्रीलिम्स का और एक सवाल मेंस का सॉल्व करने का अभ्यास कर लेंगे। तो पहले देखें कि किस पेपर से जुड़ता है। जीएस पेपर 2 से अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंडों से सीधे सीधे जोड़ करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं उस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि किस तरह से एक विशाल क्षेत्र एक बड़े से बबल के रूप में, बुलबुले के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। तो समुद्र के भीतर जब ऐसी घटना एक घटित हुई कुछ समय पहले, तब जाकर के उसके कारणों का पता लगाने के बाद यह ज्ञात हुआ कि यह दरअसल जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बिछाई गई है बाल्टिक सागर के अंदर, उसके अंतर्गत जो एक ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट की वजह से यह रिसाव हो रहा है भीतर। और लगभग ये जो दायरा है यहाँ आपको जो दिख रहा है, ये 1 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र एक व्यास के रूप में अगर हम देखें तो इसके भीतर कवर किया गया था। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़े स्तर पर यह जो ब्लास्ट था वह हुआ होगा। बहरहाल कितना नुकसान हुआ है इस पर भी हम बात कर लेंगे। किस क्षेत्र में हुआ है, पहली बात बाल्टिक सागर। कुछ चीजों को, कुछ तथ्यों को याद रखना है। बाल्टिक सागर में हुआ है, खासकर स्वीडन के पास वाले क्षेत्र में, और डेनमार्क का एक यहाँ पर आइलैंड है ये वाला, इसका नाम क्या है, बॉर्नहोम या बॉर्नहोल्म आइलैंड। इसके पास ये दोनों ही लीक देखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि यह लीक पहली बार हुआ है, इसके पहले भी 3 बार ऐसे लीक की जो खबर है वह आ चुकी है। तो 29 सितंबर को यहाँ पर चौथा लीक भी देखने को मिला, जो कि नॉर्ड स्ट्रीम की गैस पाइपलाइन 2 में हमें देखने को मिला। ठीक, तो इसकी जानकारी दी गई। और उसके पहले भी जो लीक है नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन 1 में भी हो चुके हैं। कहाँ कहाँ मौजूद है ये गैस पाइपलाइन, इनको देखें। तो स्वीडन ने पहली बात बताया हमें कि स्वीडन के पास के क्षेत्र में हुआ है, और दूसरा डेनमार्क के इस आइलैंड के पास। तो जो एरिया है वो यह है, ठीक है। किसके पास, जर्मनी और पोलैंड के पास का क्षेत्र इसके उत्तर में मौजूद। अब गैस पाइपलाइन जो है, हालांकि इस पर कई बार चर्चा हुई है, लेकिन एक बार और अभ्यास के तौर पर हम जान ले। ये जो गैस पाइपलाइन है कहाँ से जाती है, रूस के क्षेत्र से। ठीक, रूस के पश्चिमी क्षेत्र से, इस क्षेत्र से जाते हुए फिर कहाँ तक जाती है, जर्मनी तक, जर्मनी को जोड़ती है। इसमें 2 जो गैस पाइपलाइन है वो बिछाई गई हैं। पहली है नॉर्ड स्ट्रीम 1, जो कि शुरू होती है वाइबॉर्ग से, ठीक। दूसरी है नॉर्ड स्ट्रीम 2, ये शुरू होती है उस्तलुगा से। और दोनों ही फिर ये इस तरह से बढ़ते हुए आगे जाकर के जर्मनी के ग्रीफ्सवाल्ड के पास खत्म हो जाती है, और फिर आगे सप्लाई जर्मनी की तरफ से आगे होती रहती है। ठीक, तो ये मेजर सप्लाई की जो चेन है यहाँ से बनाई गई है, और बहुत प्रमुख थी जर्मनी, या हम कहें यूरोपियन यूनियन के लिए, यूरोपीय यूनियन के देशों के लिए गैस आपूर्ति से संबंधित। अब इस पर ही फिर ये स्थितियां हमें देखने को मिली हैं।
थोड़ा सा इनके बारे में और जानकारी ले लें तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो गैस पाइपलाइन है ये एक तरह की सब सी पाइपलाइन है। 1 और 2 दोनों ही। सब सी पाइपलाइन का मतलब क्या होता है? ऐसी पाइपलाइंस जो समुद्र के भीतर बिछाई जाती हैं, ना कि ऊपरी सतह पर आपको दिखाई नहीं देंगी। नीचे इस तरह से इनको फिर बिछाया जाता है और फिर आगे जाकर के जोड़ा जाता है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा, आप समझ सकते हैं कि इसकी दूरी कितनी ज़्यादा रही होगी। ठीक, तो चूंकि मैप को इस वक्त हम देशों के स्तर पर देख रहे हैं, यहाँ पर देश हमें दिखाई दे रहे हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक, ये रूस का वो क्षेत्र है कालिनिनग्राद। तो अगर हम इसको देखें तो देशों के बराबर लंबी दूरी यहाँ पर तय करनी पड़ी होगी जिस समय इसको बिछाया गया होगा। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये अपने आप में था। लगभग जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है वो $7.1 बिलियन की लागत से तैयार किया गया था, जिसमें रूस और यूरोपियन यूनियन दोनों ने ही फिर अपना अपना खर्च दिया था। 2011 से जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है वो कार्यरत थी और यूरोप के लिए रूसी गैस का सबसे बड़ा एकल आपूर्ति मार्ग भी इसको बताया गया था। यानी यूरोप के पास जो भी गैस आती थी रूस की तरफ से वो केवल इसी चैनल से आ रही थी। तो 1224 किलोमीटर लंबी ये लाइन थी। और लाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम 1 या नॉर्ड स्ट्रीम 2 दोनों में ही 2 चैम्बर या फिर हम कहें 2 पाइपलाइंस बिछाई गई हैं। तो 2 इसमें है, 2 उसमें है। तो कहाँ पे चल रही हैं ये? बाल्टिक सागर के नीचे। और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के पास से शुरू होकर पूर्वी जर्मनी में लुब्मिन के पास तक पहुंचती है। और उस जगहों का नाम भी हमने देखा जहां पर ये पहुंच रही थी। तो इन नॉर्ड स्ट्रीम 1 की जो क्षमता है संयुक्त रूप से 55 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक, और रूसी राज्य के स्वामित्व वाली गैस कंपनी गैसप्रोम यहाँ पर प्रमुख भूमिका निभा रही थी रूस की तरफ से, क्योंकि रूस की तरफ से रूस इसको निर्यात कर रहा है और यूरोप यहाँ पर आयातक है। तो गैस कंपनी कौन सी है? गैसप्रोम। अब हुआ ये कि जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष की शुरुआत होती है तो उसके बाद लगभग 20% क्षमता पर यह काम कर रही थी, यानी 20% यहाँ से गैस सप्लाई की जा रही थी। लेकिन सितंबर का महीना आते आते फिर गैस सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाती है। इसके अलावा युद्ध से पहले की अगर हम स्थितियां देखें तो यूरोप की लगभग 40% जो पाइपलाइन गैस है वो रूस से वो लोग ले रहे थे और युद्ध खत्म होते होते लगभग 9% के पास ये आंकड़ा पहुंच गया था और अब जाकर के सप्लाई बंद भी हो गई है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 की बात कर ली। अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 को देख ले कि ये कब से शुरू हुई। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 का निर्माण 2021 में पूरा हुआ है और इसकी जो लागत थी $11 बिलियन के आसपास। इसमें एक समस्या ये थी कि इसका निर्माण 2021 में पूरा तो हुआ, लेकिन इसको फिर शुरू करने के लिए जर्मनी से अनुमोदन की आवश्यकता थी। लेकिन जैसे ही रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया जाता है उससे कुछ दिन पहले ही जब इसकी खबर मिलती है तब जर्मनी इस अनुमोदन को एक तरह से निलंबित कर देता है। तो बहरहाल हम कह सकते हैं कि यह पाइपलाइन अभी तक ऑपरेशनल एक भी बार नहीं हुई है, लेकिन इसको प्रायोगिक रूप से तो चलाया ही जा रहा था। तो जो गैस की सप्लाई है इस पाइपलाइन में भी थी और 1 में भी थी, वही गैस अब लीक हुई है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 अगर दोनों को ही मिला दें तो इनकी क्षमता यूरोप को 50 वर्षों तक गैस सप्लाई करने की है, या लगभग न्यूनतम रूप से हम कहें 50 वर्षों तक आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। और कुल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति ये कर सकती है। वर्तमान में चूंकि इनका व्यावसायिक संचालन बंद कर दिया गया है तो लाखों क्यूबिक मीटर गैस इसके अंदर ही मौजूद थी और फिर विस्फोट हुआ और फिर हमने देखा कि वो हवा में मुक्त हुई। गैस रिसाव की घटना को एक बार देख लें तो 27 सितंबर को नॉर्ड स्ट्रीम 2 के जो प्रेशर होता है, हमें कैसे पता चला कि गैस लीक हुई है? क्योंकि उसमें हर गैस के जो टनल है, टनल में प्रेशर क्रिएट रहता है। जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो उसको देख रहे होते हैं, उनको पता चलता है कि प्रेशर में गिरावट आ रही है। इसका मतलब क्या संभावना थी कि गैस लीक हो रही है और फिर इसकी पुष्टि भी होती है कि डेनमार्क के पास वाले जल में गैस का रिसाव हुआ है। इसी के बाद नॉर्ड स्ट्रीम 1 में भी पता चलता है कि जो प्रेशर है उसमें गिरावट आई और फिर पता चला कि स्वीडिश जल में रिसाव हुआ है। तो कुल 778 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस पाइपलाइनों में संग्रहित थी यहाँ पर। और फिर जैसे ही पहला धमाका होता है तो पता चलता है लगभग आधी गैस वहां से रिलीज हो गई थी और फिर धीरे धीरे आने वाले टाइम में बाकी की गैस भी रिलीज हो गई होगी। तो इसका एक आंकड़ा बताता है कि डेनमार्क के वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लगभग 32% के बराबर फिर ये नुकसान हुआ है। और हम कहें कार्बन एमिशन जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है वहां पर इसका भी योगदान इसी तरह से होगा। तभी हम इसके प्रभाव को देखते हैं। पहले आर्थिक देख लें फिर पर्यावरणीय पर बात करते हैं। तो आर्थिक प्रभाव में सबसे बड़ी समस्या हमें दिखाई देगी यूरोप के सामने, क्योंकि यूरोप को यहाँ से सप्लाई की जानी थी। तो गैस आपूर्ति के मामले में फिलहाल इसका कोई तत्काल प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन के संघर्ष के शुरू होने के बाद
जो गैस की सप्लाई थी वो पहले ही इतनी ज़्यादा बाधित हो चुकी थी। तो ऐसी कोई नई समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी कि आने वाले समय में हम कहें कि यहाँ से कोई सप्लाई जानी थी और वो बाधित हुई है। हालांकि एक समस्या ये जरूर है कि ऐसी उम्मीद की जा रही थी अगले कुछ महीनों में यह गैस पाइपलाइन शुरू हो जाएगी और इस उम्मीद के बल पर ही वहां पर जो गैस की कीमतें थी वो काफी हद तक कम थी और नियंत्रित थी। लेकिन अब चूंकि ये गैस पाइपलाइन टूट गई है तो अब लोगों की ये उम्मीद भी वहां पर खत्म हो गई। एक दिक्कत ये भी है कि जो मरम्मत की जानी है उसकी भी समय सीमा अभी कोई निर्धारित नहीं है। निर्धारित इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर उसको बना भी दिया जाएगा, मान लीजिए रूस वहां पर अपना खर्चा कर भी दे, उसके बावजूद फिर अभी सप्लाई कब तक शुरू होगी इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इसके अलावा नॉर्ड स्ट्रीम जो लाइन है उनके स्थायी रूप से बंद होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा हो सकता है कि अब इनको फिर परमानेंटली ही बंद कर दिया जाए। फिलहाल के लिए, आने वाले समय में क्या होगा इसका नहीं पता, लेकिन अभी के लिए बंद हो सकती है। इसके अलावा यूरोपीय गैस की कीमतों में इससे वृद्धि होने लगी है और वृद्धि दिखने भी लग गई है। लगभग जैसे ही इसकी खबर आई तो लगभग 12% की वृद्धि हमें देखने को मिली और अब लगातार कीमतों में बदलाव आ रहा है। इसके अलावा आने वाले महीनों में ठंड का महीना आने वाला है, तो जो यूरोप है, यूरोप में जो हम कहें ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं वो बढ़ जाती हैं, तो ठंड का प्रभाव भी अब उनको झेलना होगा, या हम कहें कि वहां पर जो गैस की कीमतें हैं वो ठंड के प्रभाव को कम करने के लिए डिमांड और बढ़ेगी, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी उसके हिसाब से सप्लाई है नहीं, क्योंकि सप्लाई बाधित हो चुकी है, तो कीमतें और ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित होंगी। ठीक है, इसके अलावा विश्व के अन्य हिस्सों पर भी जो गैस और तेल की सप्लाई है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। खासकर अब जो यूएसए से सप्लाई होनी थी उसकी डिमांड बढ़ गई है। अब पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो जो मीथेन है, मान लीजिए मीथेन रिलीज हुई है, तो मीथेन प्राकृतिक गैस का एक बड़ा घटक है और शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी हम उसे जान रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरा जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता के रूप में मीथेन होती है। तो मीथेन का इतना बड़ा उत्सर्जन अपने आप में पर्यावरण के लिहाज से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसके अलावा आंकड़े कुछ ये बताते हैं, एक फर्म है GHG सेट जो कि मीथेन के रिलीज को एक तरीके से जांचती है, तो इसने बताया है कि जब धमाका हुआ था तब लगभग 500 मीट्रिक टन प्रति घंटे के हिसाब से रिसाव दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में उसमें गिरावट आई थी। तो पर्यावरण के लिहाज से जो प्रभाव है अपने आप में बहुत बड़ा है। तो हम लोग क्या देख रहे होते हैं कि आने वाले समय में हमें कैसे कार्बन के उत्सर्जन में या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करनी है। अब एक समस्या यहाँ पर क्या शुरू हो गई है कि जर्मनी जैसे देशों को अब अपनी जो ऊर्जा जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कोयले को जलाना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो CO2 का एमिशन है वो भी, प्लस इस तरह का जो रिसाव होता है उससे वायुमंडल में जो गैसों की मात्रा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब एक बड़ा सवाल ये हो सकता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसमें कई सारे आपको स्टेक होल्डर्स दिखाई देंगे, जैसे कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो सिंपल सी बात है रूस और यूक्रेन दो नाम सामने आएंगे। दूसरा जिसको सप्लाई दी जा रही थी यानी यूरोपियन यूनियन। तीसरा एक और पक्ष यहाँ पर जुड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबके एक दूसरे पर आरोप हैं। जैसे कि अगर हम यूक्रेन का पक्ष देखें तो एक बात चूंकि जो कॉमन है वो ये है कि तोड़फोड़ का संदेह यहाँ पर है कि पहली बार जब गैस लीक हुई होगी उसके बाद यहाँ पर तोड़फोड़ भी की गई है। तो यूक्रेन का कहना है कि यहाँ पर आतंकवादी हमला कराया गया है, और किसकी तरफ से? रूस की तरफ से। और रूस की तरफ से क्यों कराया गया? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने रूस के द्वारा जो गैस की सप्लाई है उसको एक तरीके से बाधित कर दिया था। तो रूस की ये कार्रवाई है किसके ऊपर? यूरोपियन यूनियन के ऊपर। अब यूरोपियन यूनियन जिसके पास सप्लाई होनी थी, अब उनके पास ऊर्जा संकट की स्थितियां हैं, बढ़ती कीमतों की समस्या है, और आने वाले समय में वहां पर मंदी भी आ सकती है। तो क्या देखा गया, उन्होंने क्या कहा कि यूरोपीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे में जानबूझकर जो लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं वो हम स्वीकार नहीं करेंगे और इसका मिल करके प्रतिरोध करेंगे। हालांकि स्पष्ट रूप से उन्होंने अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। रूस का कहना क्या है? रूस का कहना तो ये है कि यूक्रेन की जो बात है अपने आप में सही इसलिए नहीं है क्योंकि इससे तो रूस को नुकसान होगा ना, क्योंकि रूस वहां पर चीजों को निर्यात कर रहा था। तो अगर लाभ रूस कमा रहा था तो ऐसे में अगर कोई भी तोड़फोड़ होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान रूस को होगा। इसके अलावा जो गैस रिसाव का क्षेत्र है, जहां पर गैस रिसाव हुआ है, वो क्षेत्र पूरी तरह से यूएसए की खुफिया एजेंसियों के नियंत्रण में था, रूस का ऐसा दावा है। और इसकी वजह से उस क्षेत्र में अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी किसकी हो सकती है? इसके अलावा अमेरिका जो है अपनी LNG यानी कि तरल प्राकृतिक गैस का जो निर्यात है वो बढ़ा रहा है, और उसकी सप्लाई बढ़ने पर वहाँ के जो लोग हैं उनको मुनाफा हो रहा है। तो निश्चित तौर पर रूस का कहना है कि इसके पीछे यूएसए का हाथ है। हालांकि यूएसए ने कोई स्पष्ट टिप्पणी इस पर नहीं की है, और उन्होंने ये कहा है कि हम तोड़फोड़ की जांच करेंगे और यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा
के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, इसलिए सप्लाई अपनी देते रहेंगे। बहरहाल इस पूरे टॉपिक का जो निष्कर्ष है वो क्या है? निष्कर्ष ये है कि जो युद्ध की स्थितियां होती हैं वो कभी भी विश्व के लिए हम कहें या फिर उन दो देशों के अलावा पूरी मानवता के लिए सही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि युद्ध दो धड़ों के बीच में हो रहा है, रूस और यूक्रेन। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो अपने आप में वैश्विक होगा, क्योंकि जो आर्थिक परिस्थितियां हम कहें किसी चीज की आपूर्ति बाधित होने पर एक क्षेत्र में पड़ती है, उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्र से भी जुड़ता है। अगर वहां पर कोई स्थितियां बनेंगी, उनके सामने कोई समस्या आएगी, तो विश्व के बाकी क्षेत्रों में जो भी हम कहें व्यापार का पूरा एक सिस्टम चलता है, ट्रेड सिस्टम, वो अपने आप में बाधित होता है। दूसरा, जो पर्यावरणीय प्रभाव है वो किसी एक क्षेत्र पर हो या कहीं भी हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो पूरे पृथ्वी पर उसका इम्पैक्ट हमें अंत में देखने को मिलेगा, और वही हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इसलिए इसका जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो लगभग सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए ऐसी स्थितियों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, और आने वाले समय में यदि शांति की संभावनाएं बनती हैं तो वो बेहतर कदम ही होगा। सवाल क्या है? सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन रूस से इटली तक जाती है। ठीक। दूसरा, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की शुरुआत 2011 में हुई थी। आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है या फिर दोनों कथन गलत है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका जवाब दीजिए। मेंस का सवाल कौन सा है? ये यूपीएससी की मेंस परीक्षा में पूछा गया है इसी साल की 2022 में, और जीएस पेपर 4 में इसको जोड़ करके पूछा गया है। इस बात को समझिए। प्रश्न क्या है? पिछले 7 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र स्टैंड लिया है और कार्रवाई की है। हम सभी जानते हैं कि मानव त्रासदी समेत समाज के विभिन्न पहलुओं पर युद्ध का अपना असर रहता है। वे कौन से नैतिक मुद्दे हैं जिन पर युद्ध शुरू करते समय और अब तक इसकी निरंतरता पर विचार करना महत्वपूर्ण है? इस मामले में दी गई स्थिति में शामिल नैतिक मुद्दों का औचित्यपूर्ण वर्णन कीजिए। तो नैतिक मुद्दों में आप बहुत सारी बातों को शामिल कर सकते हैं, और एक जो नैतिक मुद्दा है वो पर्यावरण का भी जुड़ता है, दूसरा नैतिक मुद्दा बाकी लोगों के जीवन से जुड़ता है। तो इस पर केवल 2 देशों वाली बात जो अभी हमने डिस्कस की, उसको बेस बनाते हुए फिर आप इस उत्तर को लिखने का एक बार अभ्यास कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।